हेलो एवरीवन। आज का जो अपना ऑन डिमांड टॉपिक है वो है मैटरनल इन्फ्लुएंस। किसी बच्चे ने मुझसे जो है ये दो टॉपिक मैटरनल इन्फ्लुएंस और अनयूजुअल क्रोमोसोम्स पर टॉपिक बनाने को कहा, तो मैंने आज जो है मैटरनल इन्फ्लुएंस पर टॉपिक बनाया है। तो मैटरनल इन्फ्लुएंस होता क्या है और इसका हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है और इसके एग्जांपल। वही चीज़ आपके नीट में आती है और जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल या इसके और क्या क्या नाम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस नाम से भी आ सकता है। जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि मैटरनल इन्फ्लुएंस, इसको हम सामान्यतः जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस, इसको हम ऑर्गेनिलर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसको हम मैटरनल इफेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये जो चारों नाम है, मैटरनल इन्फ्लुएंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ऑर्गेनिलर इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट्स, ये सारे के सारे एक ही चीज़ है। कोई भी इनमें से यदि आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो किससे रिलेटेड और क्यों इनको कहा जाता है। देखो, अब बात करते हैं मैटरनल इन्फ्लुएंस या इनके ये सारे नाम पढ़े कैसे हैं। तो मैटरनल का यहाँ मतलब है, सबसे पहले हम देखो इनके शब्दों के बारे में समझ लेते हैं और वही जो है कॉन्सेप्ट है हमारा। यदि ये शब्द समझ में आ गए तो वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे शब्द समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ओवा, और ओवा थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको, ओवा, और दूसरा होता है स्पर्म। गैमेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो स्पर्म बना है ये इतना ओवा की तुलना में इतना इक्वल नहीं, ऐसा नहीं होता है, इससे बहुत छोटा होता है। तो ये है गैमेट, कौन सा? ओवा। ओवा गैमेट जो है फीमेल गैमेट है। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं या किसी भी जो है जीव की बात करेंगे तो दो गैमेट्स होंगे, मेल या फीमेल। तो फीमेल जो गैमेट होगा वो ओवा होगा और मेल गैमेट होगा वो क्या होगा? स्पर्म होगा, यदि एनिमल्स की बात करते हैं तो ओवा जो होगा उसमें सारा का सारा न्यूक्लियस होगा और साथ में साइटोप्लाज्म भी होता है। यहां पर न्यूक्लियस है। जबकि यदि हम इसकी बात करते हैं स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म में सिर्फ जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो नेग्लिजिबल होता है, सिर्फ एक लेयर के रूप में जो है पाया जाएगा। उसके अलावा सिर्फ इसमें जो साइटोप्लाज्म का मिलेगा तो वो मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भी जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये भी फर्टिलाइजेशन के दौरान ये बाहर रह जाते हैं। ये फर्टिलाइजेशन में या कहें तो जो ओवा के अंदर एंटर नहीं कर पाते, अंदर सिर्फ न्यूक्लियस जाता है। तो इस जो स्पर्म है, स्पर्म का सिर्फ जो न्यूक्लियस है वही एंटर कर पाता है इस ओवा का। तो इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट है ये आगे डेवलप होकर क्लीवेज होगा, क्लीवेज होकर फिर जो है आगे डेवलप होकर ये जो है एनिमल बनाएगा। अब इस एनिमल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आया है वो कहां से आया है? सिर्फ ओवा से आया है। ओवा कहां से बन रहा है?
फीमेल यानी मदर से। देखो दो चीज होती है, एक तो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, दूसरा है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। जो कंटेंट न्यूक्लियस तो दोनों में बराबर है, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है, तो दोनों का जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा जो लक्षण आ रहे हैं, जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो तो हैं ही। कई बार इस साइटोप्लाज्म के द्वारा भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स शो किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, जो कि इस न्यूक्लियर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूक्लियस में जो जीन हैं उनको ये प्रभावित करते हैं, यानी कि उनको ये डोमिनेट करते हैं, उनके प्रभाव को ये दबा देते हैं। तो ऐसे चूंकि ये किसके द्वारा हो रहे हैं, ये सिर्फ मदर के जो साइटोप्लाज्म है उसके द्वारा आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मैटरनल। ये जो सामान्य लक्षण है उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए इनको इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो मैटरनल इन्फ्लुएंसर। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब आगे बात करेंगे कि किसके कारण हो सकते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके द्वारा बनने वाले एनिमल के जो लक्षण है वो प्रभावित हो रहे हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकते हैं, इन चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। इस तरह की जो इनहेरिटेंस है उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब कह रहे हैं तीसरा नाम आता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमारे कहाँ है, न्यूक्लियस में। उनके अलावा भी किसी तरह की कोई इनहेरिटेंस हो रही है तो वो किसके द्वारा हो रही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहलाएगी, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के अलावा इनहेरिटेंस है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनेलर्स इनहेरिटेंस। हमें पता है कि इसमें जो है स्पर्म में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा। माइटोकॉन्ड्रिया वो भी जो है बाहर रह जाता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो सिर्फ कहाँ से आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म, और वो भी किसके साइटोप्लाज्म से आ रहे हैं, मदर के साइटोप्लाज्म से आ रहे हैं। तो इसमें जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं वो जो है इनहेरिटेंस हो रहे हैं, वो कोई कैरेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो किस तरह की होगी, ऑर्गेनुलर इनहेरिटेंस। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जिनके अंदर की डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और यदि ये प्लांट है तो फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डीएनए रखते हैं, इसलिए जो है ऐसे जो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इनहेरिटेड हो रहे हैं या वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं या जो सामान्य लक्षण है उनको प्रभावित करते हैं, तो इस तरह का जो प्रभाव क्या कहलाएगा, ऑर्गेनुलर्स इनहेरिटेंस। पांचवा जो है वो है मैटरनल इफेक्ट्स। जो हम मैटरनल इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस, एक ही बात है कि ये जो इफेक्ट आ रहा है वो मैटरनल इफेक्ट्स है। तो ये तो बात होगी इन शब्दों की और कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो मदर के द्वारा जो साइटोप्लाज्म आ रहा है उसमें उसके द्वारा कोई लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, या जो सामान्य लक्षण है उसको वो है ये डोमिनेट कर रहा है, तो इस तरह का प्रभाव क्या कहलाएगा, मैटरनल इन्फ्लुएंस। चलिए अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। अब यदि इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा, मैटरनल इफेक्ट्स या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। आगे लिख सकते हैं इनहेरिटेंस। दूसरा जो है हमारे पास है वो है अननोन साइटोप्लाज्मिक यूनिट द्वारा। और तीसरा जो है हमारा पास वो है इन्फेक्टिव पार्टिकल्स द्वारा। देखो अब तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं पहले, फिर उसका एग्जाम्पल पर देख लेंगे।
माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस क्या होगा? हमने कहा कि साइटोप्लाज्म के द्वारा कोई यदि चीज प्रभावित हो रही है, हमारे जो सामान्य लक्षण है उस एक तो होता है कि जीन का एक्सप्रेशन, जो कि क्रोमोसोमल जीन जो है उनका एक्सप्रेशन। क्रोमोसोमल जीन क्या है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं उनमें जो जीन है उनका जो प्रभाव है वो कहला रहा है क्रोमोसोमल जीन इनहेरिटेंस। और यदि उसके अलावा किसी तरह का कोई प्रभाव आ रहा है, हमने देखा कि आना चाहिए था हमारा जीनोटाइप ये है और इसका फिनोटाइप ये होना चाहिए था, यानी कि इस जीनोटाइप के हिसाब से ये इसके लक्षण होने चाहिए थे, लेकिन वह लक्षण न दिखाकर कुछ और लक्षण दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई और चीज है जो उन लक्षणों को प्रभावित कर रही है। तो कौन से लक्षण हैं या कौन से कारक है जिनके कारण ये जो है लक्षण प्रभावित हो रही है, तो इस चीज को हम पढ़ रहे हैं। अब हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका का जो कोशिका द्रव है, वह भी जो है लक्षणों को प्रभावित करता है। तो किस तरह से प्रभावित करता है? हमने जब स्टडी किया तो देखा कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी पर्टिकुलर डीएनए पाया जाता है, उसका खुद का डीएनए होता है, उसके खुद के जीन होते हैं। और ये जो है कुछ जीवों में, सभी में नहीं, कुछ जीवों में जो सामान्य लक्षण है उनको ये प्रभावित करते हैं। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इनहेरिटेंस हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस बोलेंगे। साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हो रही है, जैसे प्लांट सेल है तो उसको क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब दूसरा है अननोन साइटोप्लाज्मिक यूनिट द्वारा। अभी तक ये जो वैज्ञानिक हैं ये नहीं पता लगा पाए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा किस लक्षणों को प्रभावित किया जा रहा है और वह साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो इसको इन्होंने कहा कि अननोन साइटोप्लाज्मिक यूनिट्स। ठीक है। तीसरा जो है इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। कुछ जीवों में इस तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि दूसरों के लिए जो है इन्फेक्शियस या उनके लिए घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं, और उस जीव के लिए वो जो है किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो ऐसे जो है पार्टिकल्स को कहते हैं इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। अब आते हैं इनके उदाहरण की तरफ या एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल सहित देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल लेंगे हम क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस का, मैं इसको ले रहा हूँ, इसको सी से डिनोट कर रहा हूँ, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मिराबिलस जलापा। इसको 4 o'clock मिराबिलस जलापा की जो ब्रांचेस का कलर है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसीलिए जो है इसका जो इनहेरिटेंस होती है वो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस होती है। ये न्यूक्लियर जो जीन है या न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम है उनके द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस पाई जाती है। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, ये है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का जो साइटोक्रोम के जो कैरेक्टर्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के द्वारा। इसी तरह से दूसरा जो है हमारे पास अननोन साइटोप्लाज्मिक यूनिट्स, इसका जो उदाहरण है वो है स्नेल और लैमनिया पेरिग्रा, इसका जूलॉजिकल नेम है। ये जो लैमनिया पेरिग्रा है, इसके स्नेल जो है घोंगा, इसके जो शेल की जो कॉइलिंग है वो अननोन साइटोप्लाज्मिक यूनिट द्वारा इनहेरिटेड होती है। कहने का मतलब यह है कि जो साइटोप्लाज्म में कोई ऐसा चीज है जो कि इसका एक्सोस्केलेटन है, उसकी कॉइलिंग है, उसको निर्धारित करती है। इसमें 2 तरह की कॉइलिंग पाई जाती है। एक होती है क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, और एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं सिनिस्ट्रल
ये जो डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ना कि न्यूक्लियर। इसमें होता यह है कि मेल और फीमेल, इसमें जो डेक्स्ट्रल है जैसे उसको डी के साथ डिनोट किया जाता है, और इसको स्मॉल डी ये डोमिनेंट करेक्टर होता है, जबकि ये रिसेसिव करेक्टर होता है। जब पहली बार इसका क्रॉस कराया जाता है, ये वाला फीमेल और ये जो है एनिमल मेल लेते हैं, और जब इसको क्रॉस करवाते हैं तो इसका जो कंपोजिशन है, जेनेटिक कंपोजिशन है, जीनोटाइप है, वो कैपिटल डी और स्मॉल डी बनता है, और ये जो है कॉइलिंग क्लॉकवाइज दिखाता है, यानी कि डेक्स्ट्रल बनता है। लेकिन यही जो है रेसिप्रोकल क्रॉस करा दें, रेसिप्रोकल का मतलब है कि ये जो है मेल कर दें और इसको फीमेल कर देते हैं, मान लेते हैं। देखो, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी उसमें जो करेक्टर्स थे वो रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पर चेंज नहीं होते थे। मतलब यदि सेम जीनोटाइप है और उसमें मेल कोई सा भी है, फीमेल कोई सा भी है, लेकिन जेनेटिक कंपोजिशन जो बनेगी उसी के आधार पर लक्षणों का निर्धारण होगा। लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इस तरह का नहीं होता है। यही तो इसमें बात है। जब ये चीज़ देखा गया तभी ये चीज़ पता चला। कहने का मतलब है कि जब हमने इसको रेसिप्रोकल क्रॉस करा रहे हैं, इसको फीमेल की जगह हम इसको मेल ले लेते हैं और इसको फीमेल ले लेते हैं। यदि मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती यहाँ पर, तो ये जो करेक्टर है, क्योंकि जीनोटाइप तो यही बनेगा फिर भी, और करेक्टर आना चाहिए था क्या मेंडेलियन के हिसाब से, डेक्स्ट्रल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना होकर ये कैसा बनेगा, इसके ये बनेगा इस तरह से, यानी कि ये सिनिस्ट्रल बनेगा। इस दौरान सिनिस्ट्रल कॉइलिंग होगी, एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होगी। लेकिन जीनोटाइप जो है इसका कैपिटल डी और स्मॉल डी होता है। तब जब देखा गया साइंटिस्ट ने कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, तब उनको पता चला कि ये जो करेक्टर है, इसके कॉइलिंग का जो करेक्टर है, ये इसके न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स पर निर्धारित नहीं हो रहा है। ये साइटोप्लाज्म द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, फीमेल है, और ये जो करेक्टर है फीमेल से रिलेटेड है। फीमेल से मतलब साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, और हमारा जो एग है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म को कैरी कर रहा है। साइटोप्लाज्म वहीं से आ रहा है, एग से। इस वजह से फीमेल के जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म चूंकि फीमेल से ही आ रहा है, इसीलिए फीमेल से ही वो करेक्टर कैरी करेगा, चाहे जेनेटिक कंपोजिशन कुछ भी हो। इसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। इन्फेक्टिव पार्टिकल का जो उदाहरण है वो है कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल, ये जो कप्पा पार्टिकल्स हैं ये पैरामीशियम में पाए जाते हैं। पैरामीशियम में ये जो कप्पा पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, जिन पैरामीशियम में ये कप्पा पार्टिकल पाए जाते हैं उनके द्वारा एक पैरामीसिन नाम का एक प्रोटीन सिक्रीट किया जाता है। और ये जो पैरामीसिन है ये उन पैरामीशियम को किल कर देता है जिनमें कि कप्पा पार्टिकल नहीं पाए जाते। मतलब जिनमें कप्पा पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, पैरामीसिन सिक्रीट कर रहे हैं, और जिनमें ये कप्पा पार्टिकल नहीं है उनको ये मार रहा है। तो ये जो करेक्टर है ये वाला कप्पा पार्टिकल वाला, ये भी साइटोप्लाज्म के द्वारा कैरी किया जाता है। सिग्मा पार्टिकल जो कि ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 एग्जाम्पल हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। मिराबलस जलापा, आपको सिर्फ क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि एक तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। दूसरा, इसके उदाहरण पता होने चाहिए, तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिए।
यदि इसको एक बार रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं हम बहुत आसान तरीके से। साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है वो मैटरनल इन्फ्लुएंस भी कहलाती है, मैटरनल इफेक्ट्स भी कहलाती है, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इसको ऑर्गेनुलर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है, माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, दूसरी होती है अननोन साइटोप्लाज्मिक यूनिट्स और तीसरी होती है इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट का जो एग्जांपल है, क्लोरोप्लास्ट का जो एग्जांपल है मिराबिलस जलापा, इसमें जो इसके ब्रांचेस हैं उसका निर्धारण जो है क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। इसी तरह से न्यूरोस्पोरा में जो साइटोक्रोम जो है उसका निर्धारण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। ये तो हो गए इसके 2 उदाहरण। इसी तरह से अननोन साइटोप्लाज्मिक यूनिट है, उसका उदाहरण है लेमनिया पेरेग्रा, ये स्नेल को कहा जाता है और इसमें शैल की जो कॉइलिंग है उसका जो कैरेक्टर का निर्धारण है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से इन्फेक्टिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस द्वारा अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसका उदाहरण है कप्पा पार्टिकल जो को पैरामीशियम में पाए जाते हैं। जिनमें कप्पा पार्टिकल पाया जाता है वो जो है पैरामीसिन नाम के एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं और यह पैरामीसिन जो है किसी दूसरे पैरामीशियम जिसमें कि कप्पा पार्टिकल नहीं है उसको ये किल करने का, उसको मारने का काम करते हैं। इसी तरह से सिग्मा जो है फैक्टर पाया जाता है ड्रोसोफिला में, वो भी जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस द्वारा इनहेरिटेड होता है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोग इसी तरह से कोई भी और भी टॉपिक है, यदि आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।